हेलो, वेलकम टू माय ऑर्बिट। तो हम जैसा कि मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट पे वीडियो भी डाली थी कि जितने भी ये 40 सेट कर लिए मेरे कराए हुए लास्ट 20 दिनों में, मैं डेली 2 सेट डालने वाला हूँ। और जिसने भी ये कर लिए ना, मैं कैसे समझाऊँ कि पक्का कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बस करना इतना सा है, जितना मैं एक्स्ट्रा लिखवाऊँ उसको एक कॉपी में नोट करना है। अदरवाइज़ जो नहीं वो नोट कर सकता, कोई जॉब से आते हुए देख रहा है, कोई जॉब पे देख रहा है, कोई ऑलरेडी सिलेक्टेड है या कैसे भी, ठीक है, और जॉब स्विच करना चाहता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत हर तरीके के एस्पिरेंट हैं। तो जिस भी तरीके की आपकी परिस्थिति है, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है, आपको ये पीडीएफ को मेरे बाद, मतलब मेरे लेक्चर देखने के बाद दोबारा यही सेट लगाना है। एक बार दोबारा जो सीखोगे वो यूज़ करोगे, यही सेट। ध्यान रखना, मैं ये बात मैं लिख रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर में जाना है, जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर में सेक्शन टेस्ट 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट 2, जो जो सेट मैं कराऊँ वही वही सेट करने हैं। ठीक है, तो हम इसे करते हैं। पहला सवाल, मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करूँगा। अगर मन करे तो ये आपके भाई का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर देना, अगर इच्छा हो गुरु दक्षिणा के तौर पे। लेकिन कुछ सिखा के ही जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगर जिसने जिसने कर दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच, जिसने नहीं किया उसको भी थैंक यू सो मच कि आप देख रहे हो मेरे को। बाकी पढ़ना ज़रूरी है यार। देखो, ये सब्सक्राइब तो बढ़ जाएंगे बाद में भी, लेकिन पेपर 20 दिन बाद है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चंस कर लेना, ये 20 क्वेश्चन। इनके अलावा मैं कुछ भी एक्स्ट्रा बताऊँ उसको नोट कर लेना, नहीं कर सकते तो पीडीएफ जरूर पढ़ लेना मॉक लगाने से पहले। हर बार ऐसे करना है, ठीक है। तो देरी नहीं करते हैं, आराम से पढ़ते हैं। सवाल नंबर पहला, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस का पेट्रोल 60% से बढ़ गया। प्राइस का पेट्रोल 60% से वृद्धि हो जाती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 12% ही बढ़े। देखो, ये बहुत इजी सवाल है। बस आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्राइस का अनुपात एक दूसरे के उल्टा होता है क्वांटिटी से। ये आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे सर ये क्या बोल गए, चलो मैं समझाता हूँ आपको। मैंने बोला कि मेरी कोई सेब की दुकान है, ठीक है। मेरी कोई सेब की दुकान है और मैंने सेब का जो प्राइस है वो 10 से 11 कर दिया, ठीक है। ठीक है, मेरी जेब में अभी 110 रुपये थे। तो अब बताओ, अगर प्राइस 10 से 11 हुआ, प्राइस 10 से 11 हुआ तो क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए? तो क्वांटिटी 110 रुपये की चीज़, 110 मेरी जेब में है, 10 रुपये का एक सेब मिल रहा है, कितने सेब लाऊंगा? 11 लाऊंगा, नहीं लाऊंगा? ठीक है। फिर 110 रुपये मेरी जेब में है और 11 रुपये का एक मिला, तो कितने लाऊंगा? 10 लाऊंगा, नहीं लाऊंगा? तो यहाँ से एक चीज़ आपको नोट करी होगी कि प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है क्वांटिटी का। आप कहोगे सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या लिख दिया आपने, ये किसका साइन है? तो ये साइन होता है रिलेशन, प्रोपोर्शन का साइन। मतलब किस पी का क्यू से क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, मतलब उल्टा रिलेशन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन क्या बताता है? ये बताता है कि अगर अगर पी का अनुपात ए अनुपात बी है तो बी क्यू का क्या होगा, मतलब क्वांटिटी बी से ए होगी। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन इस तरीके का सवाल जब भी आए ना कि खर्चे में इतनी वृद्धि हो जाती है तो बताओ खपत में कितनी वृद्धि कमी होगी, या कुछ भी ऐसा सवाल आता है, ऐसे केस में आप हमेशा 100 से स्टार्ट करनी है। कह रहा प्राइस 100 से 160 हो गया, 60% बढ़ने का मतलब है 160 हो गया, ठीक है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए? यही मेरा खर्चा भी है और यही मेरा प्राइस भी है। समझने की कोशिश करना, हर सवाल ऐसा ही होगा इसका, ठीक है। 60% की वृद्धि कर दीजिए, ओके। अब कह रहा है खपत में क्या नाम है, खर्चे में 12% ही बढ़े, मतलब खर्चा मुझे 100 नहीं करना, कितना करना है? 112 करना है, मतलब 12% की वृद्धि करनी है। तो 100 पे 12 12 ही होता है, 100 पे 60 60 ही होता है, ठीक है। तो 160 मेरा खर्च वो क्या ना प्राइस हो गया था, मुझे अब 112 पे जाना है वापसी। कितना कम करना पड़ेगा? तो सर कहोगे सर 48 कम करना पड़ेगा, 48 कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके प्रतिशत निकालते हैं सर। 48 कम कितने पर? 160 पर। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। 16 का पहाड़ आता है, 16 तिया 48, 16 धाम 10 से जीरो गया, आया कितना? 30% की कमी होगी, 30% की कमी होगी, तो 30% की कमी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। ध्यान रखना, करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है।
अगला सवाल देखो, ये आपका CI चैप्टर से है। अगर जिसने CI पढ़ रखा है वेरी गुड, नहीं पढ़ रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सवाल, सिर्फ ये सवाल कभी भी दोबारा आएगा, बहुत बार रिपीट होगा ये सवाल कि भाई एक दो बेटों में बांटा, दोनों को बराबर पैसा मिल रहा है, तो बताओ बड़े का हिस्सा क्या है, छोटे का हिस्सा क्या है। तो बस समझने की कोशिश करना, मैं जो बताऊँ बस सुनता ध्यान से। कह रहा नितिन, एक नितिन के पास दो बेटे हैं, नितिन के पास नहीं, नितिन के दो बेटे हैं। ठीक है, नितिन के दो बेटे हैं। ठीक है, एक का नाम प्रवीण सॉरी, प्रवीण, और दूसरे का नाम ऋषि। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है इस तरीके के सवाल में। इस तरीके के सवाल में आपको बस ये जानना है कि यंगर कौन है, एल्डर कौन है और यंगर कौन है। अब कहोगे सर ये इंग्लिश कहाँ से यूज़ कर रहे हो, अरे बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कह रहा है नितिन के दो बेटे हैं, प्रवीण और ऋषि, और हमें इसमें से बस इतना जानना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है, और कितना रेट है, 10% रेट है, मतलब 10% रेट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10। कमा तो ब्याज ही रहा हूँ, इसका मतलब पैसा मेरा बढ़ रहा होगा, पैसा मेरा बढ़ रहा होगा क्योंकि ब्याज का क्वेश्चन है। इसका मतलब कोई पैसा 11/10 हो गया होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बड़ा बेटा छोटा बेटा किसके बराबर, हर बार ऐसे रखना है। जो भी रेट आएगी, ये 11/10 आई इसका इस सवाल में, क्या पता अगले में 25% दे रखी हो तो 5/4 आ जाएगी। जैसा भी दे रखा होगा उसी हिसाब से यहाँ पे ये रेट रखनी है। ठीक है, यहाँ पे ये रेट रखनी पड़ेगी उसी हिसाब से जैसा भी दे रखा होगा, लेकिन रखनी सिर्फ ये वाली है। देखो शुरुआत में हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन एक बार सॉल्व करने के बाद मैं रिपीट कर दूंगा तुम्हारे लिए, बस ध्यान से सुनो। हो सकता है जिसने नहीं आता होगा उसको ऐसे लगेगा सर क्या समझा रहे, बस सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। हर सवाल सेम पैटर्न से होगा। आपको बड़ा बेटा पहचानना है, छोटा बेटा पहचानना है, उसके बाद आपको ये अनुपात इस तरीके से लिखनी है हर सवाल में। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा नंबर आएगा, हर सवाल में यहाँ पे छोटा सा नंबर आएगा ही आएगा। वो क्या होगा, वो ध्यान रखना, इनके समय का अंतर होगा, समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम। अच्छा, अब ये बड़ा बेटा छोटा बेटा कौन है जरा ये जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा बेटा कौन होगा और ये छोटा बेटा कौन होगा ये जान लेते हैं। कह रहा है ये देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को 17 साल बाद और 18 वर्ष के बाद समान राशि मिली। मतलब प्रवीण को 17 साल बाद बराबर पैसा मिला और ऋषि को 18 वर्ष बाद। अरे यार जो बड़ा होगा उसको कम से टाइम के लिए पैसा मिला होगा, इसका मतलब प्रवीण बड़ा है और छोटा कौन है, ऋषि। ठीक है, समय का अंतर कितना है दोनों को, भाई एक को 17 साल बाद, एक को 18 साल बाद, तो 18 में से एक 17 गया तो आया आपका 1। इसका मतलब प्रवीण को जो पैसा मिल रहा है और ऋषि को जो पैसा मिल रहा है उनके बीच का अंतर मतलब उनका अनुपात क्या है, 11/10 की पावर 1। हर सवाल में समय का अंतर और रेट होगी, तो कितना आ गया 11/10, कितना आया 11/10। ठीक है, मतलब प्रवीण अगर 11 है तो ऋषि 10 है, कुल मिला के दोनों 21 हुए, सवाल के हिसाब से 16 17 हुए। ठीक है, सवाल के हिसाब से 16 17 हुए, तो एक का मान कितना आ गया, तो सर 16/17/21, 3 के पहाड़े से कट रहा है, हाँ सर कट रहा है तो काट दो। 3 के पहाड़े से 7 पे, 3 के पहाड़े से 15 गया 5 पे, बचा 11, 11 में से 9 गया 3 पे, बचा 2, 27 गया 9 पे। फिर 7 के पहाड़े से कट रहा है, 49 गया 7 पे, फिर 49 गया 7 पे, तो एक का मान 77 आया, एक का मान 77 आया। पूछा किसका है, सर पूछा है प्रवीण का, प्रवीण 11 था, तो इस 11 की गुणा 77 से कर देते, 11 से गुणा करने की विधि आप कुछ मत करो, इसको 2 बार लिख दो ऐसे, तो क्या हो गया 7 7 7 14 और एक 8 847, तो 847 प्रवीण को मिले होंगे और इसको कितने मिले होंगे 770, छोटे को और बड़े को 847। ठीक है, हर सवाल ऐसे ही होना है, हर सवाल। अभी कल के सेट में भी आएगा, जो अभी एक और डालूंगा ना रात तक, उसमें भी आएगा, बस समझना ध्यान से, यही हर सवाल में होना है। बड़ा बेटा बटे छोटा बेटा, हर बार बड़ा बेटा
बटे छोटा बेटा आएगा, अनुपात ऐसी रखी जाएगी प्लस करके, और यहाँ और पावर में होगा हमेशा समय का अंतर, हर बार ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आपका आ गया आंसर 847। आप इनका भी सॉल्यूशन देखोगे, इनका सॉल्यूशन तो आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं इन्होंने क्या क्या लगा रखा है। इन्होंने ये फॉर्मूला लगा रखा है कि सी आई होता है पी पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर टी, ये फॉर्मूला लगा रखा है, ये फॉर्मूला लगा रखा है, कंफर्म कह रहा हूँ यही लगा रखा है। ठीक है, अगला सवाल, इसको तो हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हैं। कह रहा है एक शॉपकीपर के पास एक स्पेरिकल बलून है। देखो स्पेरिकल बलून लाइक मैं समझाना चाहूँ, फुटबॉल देखिए, फुटबॉल फुटबॉल दिखने में ऐसी होती है, फुटबॉल कुछ ऐसी दिखेगी, दिखेगी ना, उसमें आप ध्यान से देखोगे ये रेडियस होगी। ठीक है, कह रहा रेडियस उसकी 7 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस जो है ये 7 सेंटीमीटर है। कह रहा इसी से इसी से इसी से मैंने बहुत सारे छोटे छोटे लड्डू बनाए, इसी से मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए। ठीक है, सेम रेडियस के, और उनकी रेडियस कितनी है 3.5। तो कह रहा कितने लड्डू बनेंगे। जब भी ऐसी स्थिति होगी ना, किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाइए, ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखना कि इनका वो जो वॉल्यूम होगा ना, आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, इनका आयतन बराबर होगा। आप कहोगे सर ये आयतन क्या है, ज़रा इसके बारे में बताओ। तो आयतन जान लो, जब भी गोला आए, मैं यहाँ लिखता हूँ, जब भी गोले का जिक्र हो, गोला कैसा दिखेगा, लाइक फुटबॉल। ठीक है, जब भी गोले का जिक्र हो, ये होगी इसकी रेडियस। तो दो चीज़ें पूछे, फुटबॉल कहीं से ओपन होती है बताओ, नहीं ना, तो दो चीज़ें पूछेगा, एक तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा उसका आयतन, ये दो ही चीज़ें से पूछेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका 4πr²। ठीक है, और आयतन क्या होगा 4/3πr³। ये दो ही फॉर्मूले बनते हैं इससे, गोले से। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा और एक दो और बता दूंगा, चलो। तो इसका आयतन क्या आएगा, इसका आयतन क्या है 4/3πr³। मान लेता हूँ इसकी रेडियस ये इसकी रेडियस ये आर है, और इसकी रेडियस ये छोटी आर है, ताकि आपको समझने में आसान हो। तो यहाँ पे आया 4/3πr³, वही रेडियस इनका भी होगा, बहुत सारी बॉल होगा, मैंने मान लिया जी n बॉलें थी, हर एक का वो क्या होगा वॉल्यूम 4/3πr³। ठीक है, 4/3 से 4/3 कट गया, अलग पेन से बताता हूँ, 4/3 से 4/3 कट गया, बचा r³, ये यहाँ पे क्यूब आएगा, r³ कितना है जी 7 × 7 × 7। और ये वाला जो r³ है, ये क्या इधर नहीं पहुँच जाएगा ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 3.5 3.5। तो ध्यान से दो दो दो, आंसर आ गया कितना 2 दूनी 8, आपका आंसर आ गया 8। इस तरीके से सवाल होगा। आप कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं गोले के बारे में, वो अर्धगोले के बारे में। ठीक है, चलो ये आपका अर्धगोला है, ये आपका अर्धगोला है। इसमें जो रेडियस होती है, ये रेडियस है, यही इसकी ऊंचाई भी होती है, यही इसकी ऊंचाई भी होती है। ठीक है, अब ये तो खुला होगा लाइक कटोरी, ठीक है, लाइक बाउल। ठीक है, तो इसका एक होता है ओपन कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब ये एरिया क्या होता है, मैंसुरेशन की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा अगर आप मेरे से डीप पढ़ना चाहते हो तो। और एक होता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2πr²।
इसका फॉर्मूला होता है 3πr², और इसका फॉर्मूला होता है 2/3πr³। ठीक है, बाकी धीरे धीरे सीखेंगे, अभी के लिए इतना याद रखो। इसके ऊपर सवाल आते हैं, जब भी कोई चीज़ पिघला के दो, एक बड़ी चीज़ से पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाए, पिघला के, ध्यान रखना पिघला के, तो हमेशा उनका आयतन बराबर होगा। कोई बड़ी चीज़ से छोटी छोटी चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसी को तोड़ मरोड़ के, तब भी आयतन बराबर होगा। ठीक है, सवाल नंबर चौथा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है एलसीएम बताओ इसका। देखो एलसीएम, एलसीएम हमेशा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे समझोगे तो समझ में आ जाएगा बड़े प्यार से। तो मैं लिखूँगा बड़े से वो छोटे से छोटा नंबर, छोटा नंबर जो सब से डिवाइड हो जाए, सब से डिवाइड हो जाए, ये होता है। मतलब अगर मैंने बोला मेरे पास संख्या है 10, 15 और 12, इनका एलसीएम निकालो, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, एक ऐसा नंबर लूँगा, एक ऐसा नंबर लूँगा जो इन सबसे भाग हो जाएगा। यही तो होता है एलसीएम, बस निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले की टेबल पढ़ता हूँ, बड़े वाले की टेबल पढ़ने पे ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो इन तीनों से भाग हो जाए। तो बड़े वाले की नंबर 15 एकम 15, 15 एक बार 1 सेकेंड, 15, फिर 30 नहीं हो रहा सबसे भाग, फिर 45 नहीं हो रहा 10 से भाग, और ना 12 से, फिर आ गया 60, हाँ 60 हो रहा सबसे भाग, 60 सबसे भाग हो रहा है। इसका मतलब इनका जो एलसीएम है वो 60 ही है। इस तरीके से लेके चलूँगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो एलसीएम होता है वो संख्याओं से भी भाग हो रहा होता है। तो मुझे ऐसी संख्या चाहिए, किसकी किसकी चाहिए संख्या, 672 की और 7056 की, ऐसी संख्या चाहिए इन दोनों से भाग हो रही हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी होगी। तो ऐसे केस में जब भी कोई क्वेश्चन आए, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है ये एक इवन नंबर है। ऑप्शन क्या क्या है, एक इवन नंबर है ये। पहले बताओ अनुपात निकाल लो। ठीक है, अनुपात का भी सेम बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई संख्या है, मेरे पास कोई संख्या है 10 और 15, 10 और 15, इसका एलसीएम निकालना है। तो कुछ मत करो, आप इसको काट दो। किससे काटा मैंने काटा जी 5 से, 5 से काटा तो कितना आया, 2:3। ठीक है, तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे, तो जिससे आपने काटा वो लिखो और जो अनुपात आए वो लिखो। तो कितना, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। आप ज़रा देख लो आपका एलसीएम 30 ही आया है इनका। ऐसे और भी बता देता हूँ, चलो मैंने 3 संख्याएँ लिखी, 10, 15 और 20। 20 नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ 45, 45 ले आ, 45 लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक नंबर से काट दूंगा। कोई नंबर ले लिया मैंने जी, 5 का नंबर ले लिया, तो कितने पे कटा, 2 पे, 3 पे और 9 पे। ठीक है, अनुपात आ गया। अब इनके बीच में कुछ नहीं कट रहा आपस में तीनों में, तो कैसे निकालूंगा एलसीएम, एलसीएम निकालूंगा, मैंने कॉमन नंबर लिखा, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 9। देखो इसमें बहुत सारे मेथड हैं, मैं सिर्फ अभी जो सवाल आया है कि दो संख्याएं इनका औसत निकालना है, उसके कन्वेंस से बता रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 9 तिया 27, 270 आएगा। नहीं तो 1 सेकेंड, हाँ 270 आएगा। ठीक है, ये इनका एलसीएम है। कहोगे सर 90 भी तो है, 90 भी आएगा। ठीक है, वेट हमने शायद कोई गलती कर दी है, 5 के पहाड़े से 3 पे, 9 पे, 5 के पहाड़े से 3 पे, तो 2, 3 और 9, हाईएस्ट फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट फैक्टर, इन तीनों में 2 का हाईएस्ट फैक्टर 2 है और 9 का हाईएस्ट फैक्टर 9 है। तो कितना आया, 90 आया। कॉमन फैक्टर मतलब अगर तीन तीन देखो 2 बार है ना, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, लेकिन हाईएस्ट कहाँ पे है, 9। सेम फैक्टर का हाईएस्ट जो होगा वो लिखेंगे। एक और समझाता हूँ चलो तुम्हारे लिए। मैंने कोई संख्या ली 10, 12 और
24। ठीक है, मैंने 2 के पहाड़े से काट दिया, तो ये कितना आया, 5 आया, ये 6 आया और ये 12 आया। ठीक है, इसको और ध्यान से देखोगे तो ये 2 दिया है। चलो तुम्हें थोड़ा वैसे समझाता हूँ, बचपन वाला तरीका। आपको कुछ नहीं करना, तीनों संख्या लिखी, 10, 12 और 24। तो इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, क्या होगा सर, 2 × 5 आएगा। इसके प्राइम फैक्टर बनाओ सर, 2 तो बचा 6, फिर 2 बचा कितना, 5, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 2, 5। ये कितना आएगा, 2 से भाग करा 12, फिर 2 से भाग करा 6, फिर 2 से भाग करा, ये सॉरी, ये तो आएगा 3, ये आएगा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये आएगा 3। तो कॉमन क्या क्या है, कॉमन तो ये है, फिर कॉमन नहीं है और कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, हाईएस्ट 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फिर 3 को और 5, इनका एलसीएम ये आएगा। अभी नहीं आएगा समझ में, आएगा दोबारा जब तक बताऊँगा तब आएगा। अभी सवाल क्या है ये, तो मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। 6 के पहाड़े से कट रहा है क्या, देख लो, 6 के पहाड़े से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 7 5 12 का 6, 6 से कट रहा है, तो कितना आएगा ये, 112। ये कितना आएगा, 66 गया 11 पे, बचा कितना, 4 45, 42 गया 7 पे, बचा 36, 36 का 6 आया। और कट रहा है 112, 17 के पहाड़े से कट रहा है, मे बी 17 के 14 के पहाड़े से कट रहा है, 14 के पहाड़े से कट रहा है, 112, 112 बचा 5, 56 जा रहा है, तो 112 जा रहा है 7 पे और 112 जा रहा है 14 अट्ठे 14 सत्ते 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, हाँ ये 8 पे जा रहा है। और ये 14 के पहाड़े से 8 और 56 चौक, ये तो 2 अनुपात बाई, सॉरी, 4 के पहाड़े से 2 पे और 1 पे, 2 अनुपात 21। तो किससे कटा है, तो ये कटा है आपका एक बार 6 से, एक बार, मैंने किससे काटा है, तरीका बताया था ना, हम्म, मैंने एक बार 6 से काटा था, 6 से काट के ये आया, फिर इसके बाद मैंने फिर 14 से काटा, फिर 4 से काटा, तो कुल मिला कितना आया, ये कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट आया 6 चौक 24, 24 गुणा 14, 24 गुणा 14, 14 दूनी 28, 280, 14 चौक 56, ये आपका आया 6 और ये आया 8 5 13 का 1, 336। तो 336 एलसीएम ऐसे निकलेगा, जो कॉमन है वो लिखो 336, फिर 2 और फिर 21। तो ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी भाग हो रहा होगा और 3 से ही भाग हो रहा होगा और 7 से ही भाग हो रहा होगा। ठीक है, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, तो ऐसा नंबर जो 2 से भाग हो रहा है सारे हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला भी हो रहा है, दूसरा 2 से भी हो रहा है, तीसरा भी 2 से हो रहा है, चौथा भी 2 से हो रहा है। ठीक है, आगे क्या, तो 2 से तो चेक कर लिया, क्या 3 से हो रहा है, तो 3 के लिए संख्याओं का योग 3 से भागना है, 6 6 3 9 खत्म, 3 खत्म, हो रहा है, पहला तो हो रहा है। ठीक है, अभी तक तो हो रहा है। दूसरा 4, 4 और 2 6, 6 3 9, ये भी हो रहा है। ठीक है, आगे 28, 8 और 1 9, 6 6 4 10, 10 और 8 18, ये भी हो रहा है। आगे 7 5 12 का 6, ये भी हो रहा है। अब आगे कहाँ, 7 से चेक करना है, 7 से चेक करते हैं, क्या 7 से ही भाग हो रहा है, हो रहा है। आखिरी वाला तो हो रहा है, 70 गया 56 गया, 28 21 3 1 14, ये भी हो रहा है। देखो सवाल कितना भयंकर है। ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो कुछ मत करो, आप गुणा कर लो, सबसे बढ़िया है, और टूट जाएगा क्वेश्चन। 6 दूनी 12 का 2, 2 एकम 2, मे बी आंसर ये है। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन हो गया, गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ देखो, अब भी आपको मैं ये कह सकता हूँ कि क्वेश्चन नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें हौश पौश कर दी, क्योंकि एलसीएम जैसे टॉपिक अब मैं एक क्वेश्चन समझाना आसान नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट है जो बार बार पूछा जाता है कि 2 संख्याएं हैं, अगर 2 संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है, 2 संख्याएं और बी, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो हमेशा ए गुणा बी के बराबर आएगा। सर अगर 3 संख्याएं हो तो, अगर 3 संख्याएं हैं तो एलसीएम गुणा एच सी एफ का स्क्वायर बराबर आएगा।
ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अगला सवाल, अरे ये तो बहुत सब ईजी है, ये तो आप खुद कर लोगे। ये तो सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान रखना, पहले डिवाइड, अभी इसमें ब्रैकेट नहीं है और ना ऑफ है तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा इसमें। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस तो जैसे मर्जी कर लो, पर पहले डिवाइड सॉल्व होती है, देन मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। तो कह रहा है 10 प्लस 16 + 10/5 माइनस 2 × 6। तो पहले डिवाइड सॉल्व होगी, ये कितना आ गया, 2 आ गया, ये कितना आया 12 माइनस का और 16 प्लस का, 16 और 2 18, 18 में से 12 गया, एक सेकंड, 6 सॉरी 3 है ये, तो 3 दूनी 6 आया। ठीक है, 18, 18 में से 6 गया 12। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है दो ट्रेन मूविंग हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और 60 की रफ्तार से 10 की रफ्तार से, और अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी, अभी मैं सिर्फ अपोजिट का बता रहा हूँ, हर सवाल अपोजिट का ऐसे ही होगा, अपोजिट केस। ठीक है, अपोजिट केस कह रहा है दो ट्रेन है आपस में मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ठीक है, दो ट्रेन बना ली मूवी डायरेक्शन में, एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज़ 360, एक ट्रेन की स्पीड 360 है। ठीक है, 360 मीटर। द टाइम टेकन बाय क्रॉस ईच अदर इज़ 21 सेकेंड। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को 21 सेकंड में पार कर लिया। ठीक है, आगे कह रहा है दूसरी ट्रेन की लेंथ बताओ, ये बतानी है। तो देखो ध्यान रखना, जब भी अपोजिट का केस आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीड क्या हो जाएगी, हमेशा स्पीड दोनों की स्पीड हमेशा ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, A+B हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और सेम साइड में हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, तो हमेशा माइनस हो जाएगी, वो फिर कभी केस में, दूसरे केस में करेंगे। अब ट्रेन को, अगर ट्रेन के केस में जो डिस्टेंस होता है, वो ट्रेन का खुद का होता है, इट्स सेल्फ का होता है। तो अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कवर करेंगी, तो ध्यान रखना, इन दोनों को अपना दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर ये ट्रेन है, समझना, मैं इसको समझाता हूँ। अगर ये ट्रेन है, एक सेकेंड, अगर ये ट्रेन है तो अगर इस दूसरी वाली को पार करना है तो पहले तो अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और फिर इसको आगे भी तो जाना पड़ेगा पार होने के लिए। पार तभी कहलाएगा, मतलब अपनी भी चलनी है और दूसरे की भी चलनी है। ठीक है, अब तो तो डिस्टेंस क्या हो गया सर, डिस्टेंस हो गया 360, तो एक का है, दूसरे का मैंने मान लिया जी एक्स है, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। स्पीड क्या है सर, स्पीड तो एक की 60 है और दूसरे की 110 है, तो कितना आ गया 170 आ गया। ठीक है, 170 km/h। और टाइम कितना लग रहा है 21 सेकेंड। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है सर, स्पीड है 170। ठीक है, डिस्टेंस कितना है सर, 360 प्लस एक्स मीटर है, मीटर। तो मीटर को मैं ज़रा इसको छोटा कर लूँ, वेट, ओके, ये टाइम है, ये मीटर है, और टाइम कितना है 21 सेकेंड। तो इधर तो किलोमीटर/आवर में है, इधर मीटर/सेकंड में है, तो इस मीटर/सेकंड को किलोमीटर/आवर में करने के लिए 18/5 करना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब बस मुझे क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं है, 21 × 5 ऊपर जाएगा, तो 21 × 5 ऊपर गया, ये आपका आया 170 इंटू 21×5 = 118। ठीक है, और माइनस कर देंगे 360, ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू। क्या 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 के पहाड़े से कट रहा है, ये 35 दिया 105, ये आगा आपका 3 के पहाड़े से 6 पे, फिर 3 नहीं कट रहा, 17, 35 से कम, 17 दिया, 51, 0, 17×5 = 85, तो ये आ गया 5, 9, 5,
जीरो, ठीक है। और बटे 6, 6 के पहाड़े से काटेंगे तो 54 गया 9 पे, और 9 में से 3 जाए लगभग 600 जाएगा। 600 600 600 सारे ऑप्शन ऐसे हैं। 54, और 54 में से 59 में से 54 गया बचा 5, 45, 45 का 42 गया 7 पे, फिर 7 में 6 गया 1, मतलब लगभग 610 के आसपास। 1 सेकेंड, वेट 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 वेट, मैंने एक साइड दोबारा कर लेते हैं। तो 5950 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। 54 बचा कितने पे गया, 9 पे गया, बचा कितना 5, 55, फिर 54 गया 9 पे गया, तो 9 में से 6 गया 30, 9 ये आया 30, ठीक है। 9 बचा कितना 1, यहाँ पे बचा 1, ऊपर से 0, 6, 1 पे 931, आपका 631। इस तरीके से होगा हर बार, ये लगेगा अगर समान अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऐसे चलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ध्यान रखना, अगर कोई दिशा, कोई चाल है, मतलब कोई डिस्टेंस है, यहाँ से गया एक्स की स्पीड से एक बार, और वहाँ से वापसी आया वाई की स्पीड से तो दूसरे केस में, तो इस पूरी जर्नी में जो उसकी एवरेज स्पीड होगी, ध्यान रखना, एक्स गुणा वाई, 2xy, सॉरी एक्स गुणा वाई, और 2xy एक्स प्लस वाई, ये आपकी एवरेज स्पीड होगी। लेकिन अगर यही जर्नी है, यहाँ से गया एक्स की रफ्तार से, वहाँ से आया वाई की रफ्तार से, और फिर यहाँ से वापस गया, यहाँ से वापस गया जेड की रफ्तार से, 3 बार स्पीड देते, तो एवरेज स्पीड क्या होगी सर, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन होगा। तो ये अभी 2 ही केस हैं, अभी आगे और सीखेंगे धीरे धीरे एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है वो चीज़। 7वां सवाल कह रहा है, एक फोर्ट एक किले में 150 आदमियों ने 50 दिनों में एक भोजन का प्रदान किया, 15 दिनों बाद 25 आदमी किले चलेगा, तो शेष भोजन कितने दिन में मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो ना, आपको इतना ध्यान रखना है, MDH, एक MDH फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या, अगर M1 लोग कोई काम को D1 दिनों में और H1 दिनों में करेंगे, और M2 लोग कोई उसी काम को D2 दिनों में और H2 दिनों में करेंगे, तो हमेशा बराबर आएगा, हमेशा ये चीज़ बराबर आएगी, ठीक है। आप समझना इस सवाल को कैसे, हमेशा ऐसे लिखेगा, अगर 150 थे तो 150 लोगों का 50 दिन का भोजन था। अब इसमें से कह रहा है 25 चले गए, इसमें से 25 चले गए, तो अभी कितने दिन का, वो 15 दिन बाद, तो अभी कितना बचा है, तो अभी खाना कितना बचा है सर, 150 लोगों का 70 दिन का खाना बचा हुआ है। अच्छा, ये काम है एक तरह का, ठीक है, यही काम तो है भाई। 150 लोगों ने अपना 15 दिन का काम तो कर लिया, 25 लोग चले गए तो बचा कितना, 150 लोगों का 70 दिन का काम बचा है। अब यही किसको करना है, तो सर ये 125 लोगों को करना है, कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बस 25 का पहाड़ा आता होगा, 25 पंचे 25 छिक 14, 5 के पहाड़े से 14, तो 14 छिक 84, आपका आंसर आएगा 84। हर सवाल ऐसे करना है इसका, MDH वाला, जब भी खाने वाला शेष आए ना, तो ये देख लो कुल लोगों का कितने दिन का खाना बचा है, तो 150 लोगों का 70 दिन का खाना बचा हुआ है, 125 लोग अब खाएंगे, तो बताओ कितने दिन में खाएंगे, और यहाँ पे हमेशा ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। ये कौन सा सवाल है हमारा, 7। अगला सवाल, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। कह रहा है कस्टमर ने कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द, अच्छा देखो, एक केस रखा है 40%, 1% है, और दूसरा केस है कि सर उसने लगातार 2 डिस्काउंट दिए, 15% और 20%। तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसका नाम है सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, क्रमागत छूट। तो अगर मेरे को 2 क्रमागत छूट दे रखी हो, तो कुल छूट कितनी होगी, तो होगी A प्लस B माइनस AB बटा 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखना किसके पर्सपेक्टिव से, कस्टमर के प्रैक्टिस से देखना है। अच्छा वाला, अगर आप कस्टमर होगे तो ज़्यादा डिस्काउंट फ़ायदा देगा या कम डिस्काउंट, ज़्यादा डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट ज़्यादा है आप उसे चूज़ करोगे, और कितना डिफरेंस से करेगा, तो ये तो 40 है, ये तो 40 है, इसमें कितना लगेगा, तो इसके लिए निकाल लेते हैं सर, 25 15 माइनस 25 गुणा 15 बटा 100। यहाँ पे रेशियो मेथड नहीं लगाना है, अगर जिसको पहले से मैथ आती है वो कर रहा है तो रेशियो मेथड नहीं लगाना है। 25 और 15 कितना हुआ, 40, 40 से कुछ तो कम होगा, कितना कम होगा वो यही बताएगा,
ठीक है भाई, ये 40 है, ये भी 40 है, तो ये कम तो है, कितना कम है? तो सर 25 गुणा 15 250, 250 175, आपका 300, 3 पॉइंट समथिंग आ गया, ख़त्म। 375 बटा 100, तो कितनी ही कमी हो गई सर? 3.75 कम आएगा आंसर, तो बस डिफरेंस पूछा था। अगला सवाल वही बॉड मास का है, लिख देता हूँ पहले। माइनस का 9 माइनस माइनस का 60 डिवाइड बाय माइनस का 12 और प्लस -3 गुणा 9। सबसे पहले ये क्या, माइनस का 9 माइनस ये माइनस का 60 बटे माइनस का 12 लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, प्लस 9 तिया, ये पहले ये सॉल्व होगा, तो 9 तिया 27 माइनस का, क्यों, माइनस प्लस माइनस इस तरीके से, तो माइनस से माइनस कट गया, ये कितना आ गया 5, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 9 माइनस 5 और ये माइनस का 27 है, माइनस का 27। अब तीनों माइनस के हैं, 27 और 9 36, 36 और 5 41, खत्म क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है अगर 68%, अरे यार इंग्लिश पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। 25% मार्क्स लाता है लेकिन 68% से फेल हो जाता है। ध्यान से सोचना, मान लिया है मेरी पासिंग बाउंड्री है, ठीक है। कह रहा है 25 मार्क्स लाता है, मतलब 25% लाता है और 68 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब 68 नंबर कम लाता है बाउंड्री से, ये बाउंड्री है पासिंग की, इससे इतने नंबर कम लाता है, ठीक है। कह रहा है एक दूसरा बच्चा है जो कि 50% लाता है, एक दूसरा बच्चा है जो कि 50% लाता है, और ये 50% लाने के बाद इस बाउंड्री से 42 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आता है, 42 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आता है। अब एक खुद सोचो, अगर कोई बच्चा 25 पे बैठा है और उसे 50 पे पहुंचना है, ठीक है, तो कितना कवर करना पड़ेगा सर? पहले तो ये 68 लाना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसे 42 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो 25% है, ये किसके बराबर है? 68 और 42 110 के, ठीक है। मुझसे पूछा गया बताओ पेपर कितने नंबर का था। अगर किसी का 1/4 110 है तो 100% कितना होगा? तो 100% होगा सर 440, 440, ठीक है। इस तरीके से सवाल करना था, इजी था। पासिंग मार्क्स जब भी आए आप ऐसे लाइन बना लेना। कह रहा है रचिन ने ट्रैवल करा 160 किलोमीटर 2 घंटे में, एवरेज स्पीड क्या होगी? अरे एवरेज स्पीड का 2 फॉर्मूले तो मैंने बता दिए थे। अब एवरेज स्पीड की एक जो खास बात है वो याद रखना, अगर बेसिक सवाल आता है तो एवरेज स्पीड क्या होगा? कुल दूरी कितने चले, कुल दूरी कितने चले और कुल समय कितना लगा, ठीक है। अब एक सवाल लिख रहा हूँ मैं, कह रहा है 60 की रफ्तार से 2 घंटे। भाई अगर कोई राहुल है, मैं जैसे राहुल हूँ, मैं 60 की रफ्तार से अगर 2 घंटे चलूँगा, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करूँगा मैं? तो मैं कवर करूँगा सर 60 दूनी 120, ठीक है। मैं 120 चला, वही मैं फिर उसके बाद मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ 40 की रफ्तार से, या मैं ऐसा कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर गया, 80 किलोमीटर गया, ठीक है। ये 2 घंटे लगाए हैं मैंने यहाँ पे, फिर 80 किलोमीटर गया 40 की रफ्तार से। अब बताओ आप हर घंटे 40 चल रहे हो तो 80 चलने के लिए कितना चलोगे? 2 घंटे चलोगे, ठीक है। तो आपको समय भी पता है और कुल दूरी भी पता है, ठीक है, ये कुल दूरी भी पता है आपको। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है सर? दूरी कितनी चले, तो सर पहले तो 120 चले, फिर 80 चले, कुल दूरी ये चले। कुल समय सर पहले 2 घंटा लगाया, बाद में भी 2 घंटा लगाया, तो सर मैंने 200 किलोमीटर चला लेकिन 4 घंटे में, तो मेरी स्पीड कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से कुछ सवाल करने होते हैं, हर सवाल ऐसे ही होगा। कह रहा है राजेश्वर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। विक्रम ने 6 दिन तक काम किया और टाइगर ने 15 दिन तक काम किया। राजेश्वर किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकता है, विक्रम 6 दिन में और टाइगर 15 दिन में। अगर वो तीनों एक साथ चालू करें और राजेश्वर 2 दिन बाद काम को छोड़ जाए और विक्रम 3 दिन पहले छोड़ जाए, जब भी ये 3 दिन पहले काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले जब भी ऐसा सवाल आए ना, आपको कुछ नहीं करना है, उसी बंदे को उतने दिन और काम करा दो। देखो
अगर कोई 2 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, 3 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो उसका तो काम खत्म, काम माइनस कर दो। लेकिन काम खत्म होने से जो 2 दिन पहले मेरे को तो यही नहीं पता ना काम कब खत्म हो रहा है, तो मैं ये कैसे पता लगा लूँगा कि वो 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है तो कितने दिन का काम किया होगा। तो ऐसे केस में मेरी बातें ध्यान से सुनना, लिख रहे हो तो लिख लेना, नहीं हो तो रिकॉर्ड कर लेना, वीडियो बार बार देख लेना, लेकिन आपके काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो कितने दिन पहले, 2 दिन पहले छोड़ गए, तो पहले तो ये काम लिखो कि राजेश्वर जो है वो 12 दिन में, विक्रम 6 दिन में, और टाइगर 15 दिन में, ठीक है। तो काम आ गया इनका 15, 60 आ गया। तो इसकी क्षमता लिख देते हैं। तो राजेश्वर की क्षमता कितनी आ गई, 5, इसकी क्षमता आ गई 10, और इसकी क्षमता आ गई 4। इन तीनों की क्षमता लिख ली मैंने, ठीक है। काम कितना था मेरे पास, काम था 60। तीनों ने मिलकर काम चालू किया, लेकिन 2 दिन तक काम किया। तो मैं कह सकता हूँ राजेश्वर ने कितने दिन काम किया, तो सर राजेश्वर ने सिर्फ 2 दिन काम किया। तो 5 की क्षमता से 2 दिन कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 काम हो गया, बचा कितना, 50, ठीक है। कह रहा है जो विक्रम है ना, विक्रम काम खत्म होने से 3 दिन, तो मैं क्या करूँगा, इसको विक्रम को जब भी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, उसको उतने दिन ही काम करा दो। विक्रम को 3 दिन काम कराना है, विक्रम को 3 दिन काम करा दूंगा। विक्रम 10 की क्षमता से 30 काम कर देगा, तो ये 80 काम हो गया। मतलब अब इस 80 काम को करने के लिए विक्रम और कौन है, टाइगर, ठीक है। इन दोनों की क्षमता कितनी है, इन दोनों की क्षमता है 14। तो 80 काम को 14 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 40/7। और 40/7 कब आएगा, 7×5 = 35, 5, 7, तो 5 सहित 5/7, ईजी। काम इतने दिन में ख़त्म हुआ होगा। कह रहा है एक शॉपकीपर है, 520 में किसी आटे को ख़रीदता है, फिर 10% प्रॉफिट कमाता है, तो बताओ कितने में बिकेगा। तो भाई एक बात बताओ, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है और मैंने उस पर 10% कमाए, तो मैं अब कितने में बेचूँगा, 110% में बेचूँगा। ये मेरी एसपी है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। तो जो 520 रुपये हैं वो कितने परसेंट की वैल्यू है, सर 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। और मुझे निकालनी कितने की है, 110% की। परसेंट से परसेंट गया, 10 से 10 गया, 11/10, 10 से 10 गया, 52×11। जब भी किसी संख्या की 11 से गुणा करनी हो, आसान तरीका बता रहा हूँ, 2 का 2 ऐसे का ऐसे लिखो, ये पेयर 5 और 2 7 लिखो, और फिर 5 का 5 लिखो, 572। ईजी। इसी तरीके से अगला सवाल कह रहा है 2 ट्रेन 180 मीटर की हैं दोनों, ठीक है, और पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं, और एक दूसरे को कब पार कर देंगी, पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं, पैरेलल ट्रैक मतलब एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है। मैंने मान ली दूसरी ट्रेन ये है, ठीक है। दोनों की दोनों 180 मीटर लंबी हैं, दोनों की दोनों 180 मीटर लंबी हैं, ठीक है। तो जब भी समान दिशा का क्वेश्चन आएगा, जब भी समान दिशा, अपोजिट नहीं, समान दिशा, समान डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सॉरी लिख देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है, इतनी भी बुरी थोड़ी होगी। सेम डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो स्पीड जो हो जाएगी मेरी, वो दोनों की अंतर हो जाएगा, अपोजिट में जुड़ जाता है, ठीक है। एक की रफ्तार 50 है, एक की रफ्तार 50 है, एक की रफ्तार 70 है, ठीक है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बताओ कितने सेकंड में पार करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड, स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, 50 और 70 कितना आ गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, दोनों की दोनों 180 मीटर की हैं, तो 180 180 कितना हो गया, 360 मीटर। ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर और ये मीटर में है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 360, स्पीड कितनी है, 120, लेकिन मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ये चीज़ आ जाए ना फ्रैक्शन में, ऐसी चीज़ें आ जाएं फ्रैक्शन में, ऐसी चीज़ें आ जाएं, आपको कुछ नहीं करना, इस वाले को पलट के गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 360/120 और 18/5, ठीक है। तो 120 तिया 18 तिया 54, 54/5, इसका मतलब है
10.8 सेकेंड। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए ना, ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसी से आया है ये, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो एक चीज़ जान लो, अगर मेरे पास कोई डाटा है किलोमीटर पर आवर में और मुझे उसे बनाना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, या मीटर पर सेकंड में है और मुझे उसे किलोमीटर पर आवर में बनाना है, इजी है, कुछ नहीं करना है। इस केस में आपको गुणा कर देना, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड पे जा रहे हो तो 5/18, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर जा रहे हो तो 18/5। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, काम किया आपके। कह रहा 48 बच्चों का औसत 22 है, एक टीचर आया और उसने पूरे उस ग्रुप का औसत 23 कर दिया। अब एक बात बताओ, 48 बच्चे हैं, ये सब के सब 22 ही है, एक टीचर आया, ये सब के सब 22 हैं, एक टीचर आया और इसने सबका औसत 23 कर दिया। ऐसा कैसे हुआ होगा? देखो, ये पूरी क्लास का औसत है, ये पूरी क्लास का औसत हो गया अब टीचर के आने से, ये टीचर है। औसत का मतलब होता है सबको बराबर बनाना, तो अभी तो सारे बच्चे 22 के हैं, लेकिन अब औसत क्या होगा, 23 हो गया। इसका मतलब ये जो बच्चे हैं, ये हर एक बच्चा एक कम लाया है, हर एक बच्चा एक कम लाया है इस औसत से। और कितने बच्चे हैं? 48 बच्चे 48 बच्चे हैं, तो कुल कितना कम लाए होंगे? बच्चे लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं वो 48 कम लेके आए हैं। तो अब ये जो टीचर आया होगा, जो इनकी कमी है इस पूरी क्लास में, इस पूरी क्लास में 48 की कमी पड़ रही है, इसका मतलब ये जो टीचर है वो 48 फालतू लाया होगा। तो ये जो टीचर है 23 तो लाया होगा औसत लाने के लिए, औसत करने के लिए 23 तो लाया होगा, लेकिन 48 फालतू लाया होगा। 8 और 3 11 का 1, 4 और 2 6, 7 71। ठीक है, ये सवाल जब भी आए सीख लो, अगर एक्स ए बराबर वाई बी बराबर जेड सी जब भी आए और आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ ले, कुछ मत करना, वाई जेड अनुपात जेड एक्स अनुपात एक्स वाई कर लो, कुछ मत करो। या तो ये तरीका, दूसरा तरीका अभी बताता हूँ सवाल के थ्रू। चलो ठीक है, करते हैं। कह रहा है 7A, तो सीधा अनुपात लिखूंगा मैं आपके लिए, 7A बराबर 6B बराबर 12C। तो कैसे निकालना है, ABC कैसे निकालेंगे, 12 छिक 72, फिर B के लिए 12 सत्ते 84 और C के लिए 7 छिक 42। इनका अनुपात निकालो, करते रहो, इनका अनुपात निकालो, करते रहो। तो कितना आएगा, काटा पेटी मचा देते हैं, सब दो के पहाड़े से कट रहा है, दो के पहाड़े से तीनों कटेंगे, कटेंगे तो तीनों कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेगा। ये आया 36, ये आया 42, ये आया 21, फिर 3 के पहाड़े से कट रहा है 7 पे, ये तुम्हारा 14 14 तिया 42 और ये 12 पे, तो 12 14 7 12 14 7 एक ही चलेगा। ठीक है, एक और तरीका है, मान लेते हैं 2 गुना ए बराबर है 3 गुना बी के, ये कोई एग्जाम्पल है, और ये बराबर है 4 गुना सी के। तो जब भी ऐसा सवाल आया, कुछ नहीं करना है, ये तीनों बराबर है, ये तीनों अगर बराबर है तो किसी के तो बराबर होंगे, तो ऐसा नंबर मानो जो इनसे भाग हो जाए, तो 4 तिया 12 ही होगा। ठीक है, तो अगर अब एक बात बताओ, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो अगर 2A 12 के बराबर, तो ए कितना आ गया, 2A 12 के बराबर, तो ए कितना आ गया 6। अगर 3B 12 के बराबर, तो बी कितना आ गया 4। अगर 4C बराबर 12 के आ गया, तो ये कितना आ गया 3। अनुपात ऐसे निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल अब कह रहा है सारंग ने कोई पैसा इन्वेस्ट करा 4% पर एनम पे और सिंपल इंटरेस्ट पे किया, 2 साल में सारंग को कंपाउंड इंटरेस्ट पे 153 ज़्यादा मिलता। कह रहा है सारंग ने, हिंदी में बोलते हैं, सारंग ने HDFC में कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज ब्याज पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये मिले हैं, तो बताओ साधारण ब्याज पर कितना मिलता। कुछ नहीं है, 2 साल का केस आए, 2 साल का केस आए कंपाउंड इंटरेस्ट पे,
सबसे पहले तो ब्याज समझो, चलो ये चीज़ छोड़ो, सबसे पहले ब्याज समझो। मैं सिर्फ अभी 2 साल की कहानी सुना रहा हूँ, तो उससे आगे की आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने बोला आपकी रेट है 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट पे कैसे बिहेव करेगा। मैंने बोला सर 1 साल तक पैसा यूज़ किया तो आपका ब्याज कितना लगेगा, 10%। मैंने बोला सर आपने 2 साल तक पैसा यूज़ किया तो ब्याज कितना लगेगा, 10 दूनी 20%। आपने बोला सर कि सर पैसा 3 साल तक यूज़ हुआ है तो 10 दिया 30% लगना चाहिए। ये आपका साधारण ब्याज है। लेकिन जब बात होगी ना कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो ऐसा नहीं होता। म- कोई 100 रुपये पर 10% ब्याज लगा, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 100 पर 10 मतलब अब कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो 10% ब्याज लगेगा। लेकिन जब पहले साल की बात, दूसरे साल की बात आएगी तो अगेन 10% लगेगा, लेकिन अब की बार इस पे लगेगा। मतलब जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बैठते हैं तो हर साल का जो मिश्र धन आता है, अमाउंट आता है, वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। यही कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल समान रहता है, इसलिए हर बार ब्याज भी बराबर आता है। 10% 100 पे तो 100 पे 10%, 100 पे 10%, 100 पे 10%। लेकिन पहले साल के लिए 100 पे 10%, 100 पे 10%, दूसरे साल का 110 पे 10%, जो कि हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, ये 11 110 का कितना परसेंट है, 10%। लेकिन ये कुल कुल ब्याज कितना लग गया सर, 21 लग गया, तो इसलिए 2 सालों में कितना लगेगा, 21%। 2 सालों में कोई पैसा 100 से 121 हो गया तो ब्याज कितना लगा, 21 ही तो लगा। तो 21 का मतलब है 21%। फिर 3 सालों में कितना हो जाएगा, इसका 12.1% जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 133.1। तो कितना ब्याज लगा 3 सालों में, 33.1%, 33.1। तो कितना लगेगा यहाँ पे 3 सालों में, 33.1%। तो सोचो, 1 साल में यहाँ पे 10%, यहाँ पे भी 10%, 2 साल में यहाँ पे 20%, यहाँ पे 21%, 3 साल में यहाँ पे 30%, यहाँ पे 33%। तो चीज़ों में फेर आता है, किसकी वजह से, ये जो हर साल का अमाउंट है अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अगर सवाल को करते हैं, तो अगर 2 साल का केस है, अगर 2 साल का केस है और आपको सीआई की रेट निकालनी है, कितनी आएगी 2 सालों में, तो ध्यान रखो अगर A% रेट है तो सीआई की रेट होगी 2A.A², हमेशा यही आएगी। दोबारा लिख देता हूँ आपको सही से, 2A.A², और ये हमेशा 2 अंकों में लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट कितनी है, 4% है। 2 सालों में कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16, 2 अंकों में, और फिर 4 दूनी 8, इतना परसेंट ब्याज लगेगा। ठीक है, ये आपकी सीआई रेट है। लेकिन एसआई रेट कितनी हो जाएगी 2 सालों में, तो 2 सालों में एसआई रेट कितनी है, 4% के हिसाब से, सर 4 दूनी 8% हो जाएगी, 4% के हिसाब से 8% हो जाएगी। तो अंतर कितना आएगा सर, 0.16% आएगा। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से कितना है सर, 153 है, कितने कितने परसेंट की वैल्यू है, कितने परसेंट की वैल्यू है, 8.16 की। मुझे निकालनी है 8% की। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कटा, परसेंट से परसेंट कटा, आंसर बहुत जरा सा छोटा होगा इससे, बहुत जरा सा छोटा होगा इससे। तो या तो 150 होगा या तो 145 होगा। आराम से निकालो, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर 150 8% की वैल्यू होती तो अगर मैं इसके आसपास कोई नंबर देख लेता हूँ, नहीं भी देखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से भाग रहा है। तो पॉइंट हटाया, गुणा 100 लगाया, 3 के पाड़े से देखो, 3 के पाड़े से ये 51 पे, 3 के पाड़े से ये 27 2 पे, फिर कट रहा है, 27 2 नहीं कट रहा, 51 से भी नहीं कट रहा। तो अराउंड मेरे को इतना लग रहा है कि अगर मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा, मैं 27 दूनी 26, 13 का 6, और ये आ जाएगा 4। फिर कट रहा है तुम्हारा 100 का 25 और 9, 25 और 9 34। ठीक है, 17 × 3 = 51, 17 दूनी 34, 3/2 गुणा 100 आता है आपका 150। ठीक है, कैलकुलेशन थी, मैंने अंदाजे से बताया, बहुत जरा सा छोटा होता, बहुत जरा सा छोटा, तो 150 ही होता, मैं भी ऐसे ही करता। अगला सवाल, क्वेश्चन है 84 × 6, ये अलग से है, फिर गुणा आ गया, फिर 91/7 प्लस 16/2 गुणा 8 - 6। ठीक है, और इस पूरे का ब्रैकेट,
अभी समझाया है। कौन पहले सॉल्व होगा भाई, बीच में माइनस लगा है तो पहले ये सॉल्व करूँगा मैं। 84/6 कितना होगा, 1 और 24 का 4, ठीक है, गुणा आया। अब ब्रैकेट लगाए, बोर्ड मास कहता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोर्ड मास कहता है, बोर्ड मास, ये तो हमने सीख लिया अभी, ठीक है। ये होता है ऑफ, जो कि किसकी तरह काम करता है, गुणा की तरह। गुणा की तरह काम तो करता है, लेकिन अगर ऑफ लगा तो डिवाइड से पहले ही सॉल्व होगा। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो देखो मल्टीप्लाई है, लेकिन उससे पहले क्या है, ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। 8 और 6 2, ठीक है। अब इन दोनों की अलग से होगी कहानी, इन दोनों की अलग से कहानी चलेगी, क्योंकि इनके बीच में गुणा है, यहाँ प्लस है। तो 2 से 2 गया, बचा बचा कितना, 16, ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह 16 लिख सकता हूँ। अब इसकी बारी, तो 91/7 कितना होता है, 13×7 = 91। मैं अलग पेन से यूज़ करता हूँ। 13×7 = 91, और 13 और 16 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 29, ठीक है। अब मेरे को 14 गुणा 29 करना है। तो 14 गुणा 29 करूँगा तो 14 दूनी 28, 280, और 14 निम में गुणा करनी तो आपको आनी चाहिए ना, 14 × 42 होता, तो 420, 420 में से 14 गया तो 420 में से 14 गया तो 406। गुणा करनी तो आनी चाहिए आपको यार, नहीं तो ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगला सवाल, जो कि शायद आपका आखिरी हो सकता है, नहीं आखिरी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है बेईमान दुकानदार है, ऐसे ऐसे कर, अरे यार ये बेईमान दुकानदार सवाल अब भी क्यों आ गया, समझ में भी नहीं आएगा जल्दी में। चलो कोशिश करना, आज बाकी मैं ला दूंगा सवाल समझ में। भाई मैंने माना 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये की है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई बेईमान दुकानदार प्रॉमिस करता है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन वो 26% कम तोल रहा है। अगर 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये की है, तो बताओ 26% कम कितना हो जाएगा, 26% कम कितना हो जाएगा आप, तो सर 26 हो गया आपका 740 ग्राम। तो मेरे हिसाब से ये 740 ग्राम की लागत 740 रुपये होनी चाहिए थी, हाँ होनी चाहिए थी। लेकिन कस्टमर को तो ये चीज़ दिख ही नहीं रही, कस्टमर को ये सिनेरियो दिख ही नहीं रहा। कस्टमर को बस इतना पता है कि मेरे को 1 किलो चीज़ मिल रही है 1000 रुपये में ही, ठीक है, जो कि 740 रुपये की पड़ी, 740 रुपये की बनती है। तो कितना कमाया, कितना कमाया सर, 260 कमाया। अच्छा, 260 कमाया कितने पर, 740 पर, जीरो से जीरो, ये गया 13 पे, ये गया 74 का 3 और 37, तो 1300 बटे गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100 परसेंटेज का, तो ये आया आपका 1300/37। इसको डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा। देखो क्या आ रहा है अंत में, यहाँ पे ये अंत में जीरो आ रहा है। अब जोन सा ऑप्शन आपको जीरो ला दे, वो आंसर देखो, पहला ऑप्शन 7×4 = 28, 28 और 5 नहीं मिल रहा जीरो, 7×6 = 42, 42 और 6 48 मिल रहा नहीं, 7×7 = 49 का जीरो नहीं मिल रहा, 7×5 = 35 और 5, यही आंसर है, खत्म। ऑप्शन यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है एक अमित ने इन्वेस्ट करा 5400 रुपये, ठीक है। गोपाल ने इन्वेस्ट करा 9400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 4 ईयर गोपाल को 480 रुपये ज़्यादा मिलते हैं अमित से। देखो 4 साल के अंत में गोपाल को मिल रहे हैं ज़्यादा, कितना 4 साल में कितना ज़्यादा मिल रहे हैं, 480, 4 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 120। ये सवाल मैं ऊपर से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ये आपका कॉमन सेंस होता है। अगर 4 साल में कोई पैसा 480 मिल रहा है तो 1 साल में कितना कमाया होगा, 120। अब एक बात बताओ, ज़्यादा कैसे कमाएगा, ज़्यादा कैसे कमाएगा भाई, सेम रेट है, 5400 पे ही मान लिया 10% है, R% है, तो 5400 का R% ये भी कमाएगा, ये इनने R% कमाया होगा, और दूसरे बार गोपाल ने 9400 का R% कमाया होगा। तो मैं कह सकता हूँ 9400 का R%, तो ये 5400 इसके पास भी था भाई, 9400 होने के लिए 5400 तो गुजरना पड़ेगा ना, तो 5400 का R%, 5400 का R% दोनों के पास होगा। तो ये एक्स्ट्रा कहाँ कमा रहा है, ये एक्स्ट्रा कमा रहा है सर बचे हुए 4000 पर R%, जो कि कितना है 120। तो ये R% कितना आ गया, 120 आया 4000 पर, और मैंने इसे गुणा 100 से कर लिया, तो 2 0 से 2 0, 40 से आएगा 3,
ख़त्म। ये आपको कॉमन सेंस देगा ना सवाल, ये कॉमन सेंस के सवाल होते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको तरीका बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है P गुणा R गुणा T बटा 100। गोपाल, भाई गोपाल को ज़्यादा मिल रहा है, किससे? अमित से। वो भी कितना ज़्यादा? 480 ज़्यादा। तो मान लिया रेट आर है, तो गोपाल ने 9400 रुपये लगाए R% के रेट से, लेकिन 4 सालों तक। वहीं अमित ने 5400 रुपये लगाए R% के रेट से 4 सालों तक। तो ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कॉमन नहीं है। कॉमन तो होगा ना, दिख रहा होगा, तो कॉमन ले लूँगा। ये होगा 4R/100, ये आया 9400 माइनस 5400, 480। ये 4 से काटा कितना? 120, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, R कितना आएगा सर? 120 गुणा 100, और ये नीचे जाएगा कितना? 4000। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से 12 गया 3 पे, तो R की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा सेट 1। जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देखो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरे मैंने लेक्चर में कहीं भी प्रमोशन नहीं किया है। ये मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, ये मुझे सिर्फ मोटिवेशन देगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ यार करके चले जाना, क्योंकि ये इट गिव्स मी मोटिवेशन, कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेशन देता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने 20 सवालों में से करीब 15 सवाल के आपको डीप नॉलेज दी होगी, थोड़ी सी, क्योंकि एक दिन में इतनी चीज़ें बताना संभव भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया, आप देख ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, ये 1 घंटा आपके लिए बहुत इनफ होगा, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि 10-10 सवाल करके कराऊँ, क्योंकि 10 सवाल में मैं ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँगा, लेकिन 20 सवाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि 20 साल में चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से 10-10 सवाल के सेट लाऊंगा, लेकिन उनमें चीज़ें बिल्कुल डीप बताऊँगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को बता देना। और बाकी मैं पूरे 40 सेट लेके आऊँगा। अब आगे के जितने भी 39 सवाल आएंगे वो 10-10 सवाल के लेके आऊँगा, ताकि आपको नॉलेज ज़्यादा दे पाऊँ। अभी तो देखो, शुरू के सवालों में चीज़ें बताने के चक्कर में, जैसे यहाँ पे एक टाइम लग गया और यहाँ पे भी टाइम लग गया था, तो चीज़ें बताने के चक्कर में कुछ ना कुछ तो छूटेगा, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर आप भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही बने रहिए। मैं 10-10 करके सेट लाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।